व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग करने वाले हैं थ्योरी, सारी की सारी थ्योरी एक ही जगह में आपको कराने वाला हूं। तो जितने भी बच्चे थ्योरी के लिए कंसर्न थे कि सर क्या होगा थ्योरी में, कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डाल दूंगा। अभी मैं अपने YouTube वीडियोज़ ही स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे देखा अरे वाह, मैंने थ्योरी का वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, बट बच्चे पता नहीं कैसे ढूंढेंगे कैसे नहीं ढूंढेंगे। तो मैं इस वीडियो को इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से देख लो, सारी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। 2x पे देखोगे तो 25-30 मिनट में सारी थ्योरी तुम्हारी रिवाइज हो जाएगी। इसके अलावा तुम्हें कोई अदर से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए जल्दी से थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर पार्टनरशिप के एमसीक्यूज भी आ रहे हैं। ठीक है, चलो जल्दी से लेट्स बिगिन। तो गाइस पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम थ्योरी है वो आपके पास फंडामेंटल्स में से ही आ रही होगी। तो फंडामेंटल के साथ थ्योरी वाला पोर्शन शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें हैं। सबसे पहले आप याद रखना यार, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप में सेक्शन जरूर याद रखना और एक्ट जरूर याद रखना। पार्टनरशिप का सेक्शन तो याद रख ही लेना यार, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इतना याद रखना। सेक्शन 4 1932 ये याद रखना। इसमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन आई थी, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of the business। ये लाइन याद रखना, carried on by all, या तो सभी चला रहे होंगे या any one of them acting for all, या एक चला रहा होगा तब भी सभी को वो बाधित करती है। क्या क्या फीचर्स होते हैं जी पार्टनरशिप के? सबसे पहले 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। एग्रीमेंट होता है उनके बीच में, रिटर्न हो या ओरल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस और प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है, यानी अगर 2 लोगों ने कुछ चैरिटी करने के लिए पार्टनरशिप कर ली फिर उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। प्रॉफिट मोटिव जरूरी है। प्रॉफिट शेयर होंगे, कैसे होंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, 2 पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन रहेगा वो प्रिंसिपल और एजेंट को रहेगा, यानी कि एक पार्टनर दूसरे का एजेंट भी है, यानी दूसरे के लिए काम भी करेगा और प्रिंसिपल भी है, उसको काम दे भी सकता है। ठीक है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल कह सकते हो। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, याद रखना जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट्स में हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी कंसिडर करते हैं, बट अगर आपसे जनरली पूछा जाए क्या सेपरेट लीगल एंटिटी होती है तो हम बोलेंगे नहीं, कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। वो तो ट्रू प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम अलग अलग मान के चलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं? कुछ बहुत सारे आपकी किताब में ऐसे राइट्स लिखे होंगे, आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला प्रॉफिट्स और लॉस शेयर करना, दूसरा बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना, तीसरा कुछ भी अगर डिसीजन ले रहे हो तो उसको कंसल्ट करके लिया जाएगा हर पार्टनर को, चौथा वो इंस्पेक्शन कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, चेक कर सकता है कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक से बन रही है या नहीं बन रही है। हर पार्टनर डिस अलाउ कर सकता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर को, यानी कि जब भी नया पार्टनर आएगा फर्म में तो सभी की कंसेंट से आएगा, अगर एक भी मना कर रहा है तो नहीं आ पाएगा। उसके बाद हर पार्टनर ऑनर है प्रॉपर्टी में। अगर एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको या तो इंटरेस्ट ऑन लोन एग्रीड रेट पे मिलेगा, एग्रीड नहीं है तो 6% के हिसाब से मिलेगा। अगर कोई भी पार्टनर खर्चा करता है या फर्म के बिहाफ पे पेमेंट करता है तो फर्म उसको कंपनसेट करेगी, इंडेमनिफाई करेगी, पैसा देगी। ठीक है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, वो जब चाहे रिटायर हो सकता है, बट नोटिस देना जरूरी है, बिना नोटिस दिए पार्टनर रिटायर नहीं होगा। उसके बाद एक डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और नॉर्मल पार्टनरशिप। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कौन सी होती है? देखो, एक नॉर्मल पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस यही है। पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से चलता है, एलएलपी एक्ट 2008 के हिसाब से चलता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, याद रखना, ऑप्शनल कंपलसरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो पार्टनरशिप है वो एक एग्रीमेंट से बनता है और ये एक लीगल एंटिटी है, इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, क्रिएटेड बाय लॉ। बॉडी कॉर्पोरेट, क्या पार्टनरशिप में बॉडी कॉर्पोरेट यानी कोई कंपनी पार्टनर बन सकती है? नहीं। इसमें बन सकती है? यस, हाँ बन सकती है। इसका सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, एलएलपी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। अच्छा, पार्टनरशिप में कोई परपीचुअल सक्सेशन नहीं होता, यानी एक पार्टनर के जाने से ही एग्रीमेंट बंद हो जाता है, नया एग्रीमेंट बनता है। यहाँ पे परपीचुअल सक्सेशन होता है, पार्टनर आते आते रहते हैं बट एलएलपी चलता रहता है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 पार्टनर्स, यहाँ पे मिनिमम 2 मैक्सिमम अनलिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 और अनलिमिटेड। उसके बाद पार्टनरशिप में फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट, पार्टनर्स ओन करते हैं। इधर एलएलपी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है और अपने नाम से ओन कर सकती है। लायबिलिटी अनलिमिटेड, वहां पे लिमिटेड हो सकती है।
पार्टनरशिप डीड क्या होती है? वो एग्रीमेंट जिसमें सभी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम याद रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड को ही आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आएगा? बहुत कुछ आता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, कैसा बिजनेस है, कैपिटल किसने कितना कितना लगाया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे चलेगा, ड्राइंग्स कैसे चलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये सारी चीजें यार बेसिक सी बात है, इसमें कुछ खास नहीं है। पार्टनरशिप डीड क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो लॉ ने मैंडेटरी नहीं करा हुआ बट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि पहली बात ये सभी राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज डिफाइन करती है सभी पार्टनर्स का, किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती और कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा तो आप इजीली सेटल कर सकते हो। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या रूल्स चलेंगे? देखो क्या लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ डीड और वर्बल एग्रीमेंट, अगर आपने वर्बली सिर्फ शब्दों में करा और डीड नहीं है तो क्या चलेंगे आपको पता है। प्रॉफिट्स और लॉसेस कैसे शेयर होंगे? इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई सैलरी नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन किस प्रकार से होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अगर फर्म ने लोन लिया है तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से पे करना होगा। नया पार्टनर सिर्फ बाकी सभी पार्टनर्स के कंसेंट से आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। हर पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा और हर पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट भी कर सकता है। ठीक है जी। इसके बाद एक बेसिक डिफरेंस आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया आप लोगों ने, तो बेसिकली स्टेज ऑफ प्रिपरेशन ये ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बताता है और P&L एप्रोप्रिएशन से पहले बनता है। ये P&L एप्रोप्रिएशन P&L के बाद बनता है और प्रॉफिट्स को बांटने के लिए बनता है ना। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस, निकालना प्रॉफिट या लॉस। इसका होता है डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिट या लॉस। उसके बाद इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग होता है कि भाई इतना ओपनिंग में प्रॉफिट है, इतना क्लोजिंग में प्रॉफिट है। एक्सपेंसेस डेबिटेड जितने भी P&L में होते हैं वो जब चार्ज होते हैं, यहाँ पे सारे एप्रोप्रिएशन होते हैं। उसके बाद दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के आधार पे नहीं बनता P&L, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली ही बनता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, मैचिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड। यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करा जाता है, यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करा जाता। यहाँ पे आप एक्सपेंसेस और इनकम्स को कंपेयर करते हो, लेकिन वहां पे कुछ नहीं, वहां तो बस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है, यहाँ पे नहीं होता। ठीक है। चार्ज और एप्रोप्रिएशन ये मैंने आपको वन शॉट में समझाया है सारा का सारा। चार्ज कौन से होते हैं? जो प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने से पहले ही चीजें लिखी जाती हैं। एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है। चार्ज वाली आइटम P&L में रिकॉर्ड होती हैं, एप्रोप्रिएशन वाली P&L एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड होती हैं। चार्ज वाली आइटम प्रॉफिट निकालने से पहले एडजस्ट करनी पड़ती हैं और चाहे लॉस हो देनी पड़ती हैं। वहां पे ऐसा नहीं है सिर्फ प्रॉफिट होगा तो देनी है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब इसके एग्जांपल होते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, मैनेजर कमीशन, उधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सारी चीजें। ये आपको पता है कि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स कौन से होते हैं। देखो एक नॉर्मल इंसान हमेशा फ्लक्चुएटिंग फॉलो करता है, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो भी आप फ्लक्चुएटिंग फॉलो करोगे। बट अगर उसने बोला कि फिक्स्ड है तो कैपिटल दो पार्ट्स में बनता है, कैपिटल अलग, करंट अलग, है ना। तो क्या लिखा है? व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड द बैलेंस ऑफ कैपिटल यूजुअली रिमेन्स अनचेंज्ड। जब कैपिटल फिक्स होते हैं तो कैपिटल का बैलेंस अनचेंज रहता है, एक्सेप्ट व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और विड्रॉन। बस दो ही चीजें आती हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन। इधर कैपिटल चेंज होता रहता है हर चीज से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक ही अकाउंट बनता है ना कैपिटल। उसके बाद व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड दो अकाउंट बनते हैं, करंट और कैपिटल, पता होना चाहिए। जब फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा? कैपिटल। इसके बाद अगर कैपिटल फिक्स होते हैं तो ट्रांजैक्शन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब कैपिटल में नहीं जाती, करंट अकाउंट में जाती है। कैपिटल में सिर्फ दो चीजें जाती हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन, राइट। इधर ये सब कुछ कहां पे जाता है? कैपिटल में ही जाता है। ये याद रखना, फिक्स कैपिटल का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता, कैपिटल का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा। फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, यानी जब आपने कैपिटल फिक्स रखे हैं तब कभी भी कैपिटल अकाउंट नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगा, यहां पे कर सकता है। ठीक है। कैपिटल दोनों केस में बनता है, फिक्स में भी फ्लक्चुएटिंग में भी। करंट सिर्फ और सिर्फ फ्लक्चुएटिंग के केस में बनता है, सॉरी फिक्स के केस में बनता है। बैलेंस जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड पे बनता है तो सिर्फ क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, याद रखना। जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्रेडिट भी और डेबिट भी दोनों ही दिखा सकता है। करंट अकाउंट में शो
क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। अब हमारे पास जो डिफरेंस है ये कैपिटल और करंट अकाउंट का डिफरेंस है। कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा हुआ है, ये दोनों ही केसेस में बनता है, फ्लक्चुएटिंग में भी और फिक्स्ड में भी। करंट सिर्फ फिक्स्ड में बनता है। कैपिटल अकाउंट जब फिक्स्ड के हिसाब से बनेगा तो सिर्फ क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब फ्लक्चुएटिंग में बनेगा तो दोनों शो कर सकता है। करंट क्रेडिट और डेबिट दोनों ही दिखाता है, ठीक है। नेचर, कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स के बेसिस पे बनता है तो वो चेंज नहीं होता, फ्लक्चुएटिंग में चेंज होता रहता है। करंट अकाउंट हर ट्रांजैक्शन के साथ चेंज होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने आपको ये पहले ही बताया है, इसका आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। रेंट भी एक चार्ज की तरह P&L के डेबिट में ट्रीट करा जाता है। लॉस हो तब भी रेंट आपको देना ही पड़ेगा। एप्रोप्रिएशंस मोर देन प्रॉफिट, अरे इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, ये टॉपिक मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पार्ट्स में भी बताना रह गया, याद रखना इस टॉपिक को। व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशंस मोर देन प्रॉफिट, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका A का 150 है और B का 1 लाख है, लेट सपोज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है और आपका प्रॉफिट सिर्फ 1 लाख रुपए का हुआ, तो जो एप्रोप्रिएशंस हैं 250 वो ज़्यादा हैं प्रॉफिट से। तो जब एप्रोप्रिएशंस ग्रेटर देन प्रॉफिट्स होते हैं तो जितना भी प्रॉफिट है, बस 1 लाख है ना, तो 1 लाख इस रेशो में बांट दोगे। भाई जब मेरे पास है ही 1 लाख तो मैं उससे ज़्यादा कैसे प्रोवाइड करूँ, तो 1 लाख को ही एप्रोप्रिएशन की रेशो में बांटता हूँ बस, ठीक है, ये याद रखना। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स यानी जब आप प्रॉफिट में से पैसा निकालते हो तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, कैपिटल में से निकालते हो तो उसको कैपिटल विड्रॉन बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, सही है जी। कहाँ पे डेबिट होता है, ये ड्राइंग्स में डेबिट होता है और ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। उसके बाद ये कैपिटल को रिड्यूस नहीं करता, वो कैपिटल को रिड्यूस करता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये कंसिडर करा जाता है, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसिडर नहीं होता। इट इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इसकी बात नहीं करते, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सभी केसेस आप लोगों ने देख ही लिए होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा टेबल। पास्ट एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो पास्ट एडजस्टमेंट्स में क्या होता है, जब हमारे पास बुक्स क्लोज हो जाती हैं उसके बाद जो गलतियां निकलती हैं उन्हें एडजस्ट करने के लिए जो हम एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं उसको हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स में शो करते हैं, है ना। कैसी गलतियां होती हैं, ओमिशन हो जाता है, आप भूल गए हो चीज़ें करना, इसमें तो एज सच कुछ थ्योरी वाली चीज़ें नहीं है। गारंटी आपको पता ही है, 3 प्रकार की गारंटी होती है। कौन सी 3 प्रकार की गारंटी होती है, जब सबसे पहले कोई पार्टनर फर्म को गारंटी कर रहा हो, या फिर फर्म पार्टनर को गारंटी कर रही हो, या फिर पार्टनर को गारंटी कर रहा हो। ये गारंटी वाला टॉपिक आपको पता होना चाहिए, थियरी का ऐसा जिसमें भी कुछ खास नहीं है। तो ये थी हमारे पास थियरी फ्रॉम फंडामेंटल्स। चेंज इन पीएसआर और एडमिशन में वैसे ही कोई थ्योरी नहीं है यार कुछ खास, बट फिर भी जो थोड़ा बहुत चीजें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए जी, ये खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं चेंज इन पीएसआर और एडमिशन की तरफ। तो अब थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर की, जो कि है हमारे पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गुडविल। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गुडविल में ऐसा कुछ खास नहीं है यार। देखो, सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का टॉपिक आता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है, जो पुराना एग्रीमेंट है, वो खत्म होकर नया एग्रीमेंट बनता है, उसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। एनी चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। जो भी चेंज होता है उससे सभी पार्टनर्स के आपस के रिलेशनशिप्स चेंज होते हैं, उसी को हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। 5 तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगर रेशो चेंज हो रहा हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन हो रहा हो, रिटायरमेंट हो रहा हो, डेथ हो रहा हो, या फिर अमेलगमेशन हो रहा हो। अमेलगमेशन का मतलब होता है कि ए और बी दोनों अलग अलग फर्म्स थी, दोनों ने जोड़ के अब एक ही फर्म बना ली, ए बी। इसको हम क्या बोल देते हैं, अमेलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म्स। तो याद रखना है, चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, अमेलगमेशन हो। बच्चे इसको भूल जाते हैं, इसको मत भूलना बिल्कुल भी, ठीक है जी। अच्छा जी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। क्या क्या आप लोग को करना पड़ता है इस चैप्टर में, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो मैंने आपको करा दी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोगों ने कर लिया, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग याद रखना। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स हम लोगों ने कर दिया। अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट है तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट दो, अगर नहीं बांटना चाहते तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रिवैल्यूएशन आपने कर लिया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम लोग के सिलेबस में इस बार नहीं है। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशो की अगर हम बात करें तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर कभी भी चेंज होता है तो नया कुछ भी होगा तो कोई ना कोई पार्टनर को फायदा होगा, कोई ना कोई पार्टनर को नुकसान होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलता कैसे है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। गेनिंग रेशो अगर निकालना हो तो न्यू माइनस ओल्ड, ये आपको पता होना चाहिए।
फिर गुडविल क्या होता है जी, गुडविल की एक डेफिनेशन है लॉर्ड एल्डन की, बहुत पॉपुलर डेफिनेशन, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू ओल्ड प्लेस। गुडविल एक प्रोबेबिलिटी है कि आपका पुराना कस्टमर दोबारा से आपकी दुकान पे ही आने वाला है। अच्छा, गुडविल क्या होता है, याद रखना, एक इंटेंजिबल एसेट। कई बार ऑप्शन में दिया होता है गुडविल इंटेंजिबल है या फिक्टिशियस है या नॉन टेंजिबल है या कुछ इस तरीके उल्टे सीधे वर्ड दे देगा तीसरे चौथे में, तो आपको याद रखना है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। वैल्यूएबल है, आप इसको वैल्यू करते हो, आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो आपकी गुडविल की मदद से, ऊपर नीचे होती रहती है आपकी गुडविल। सिर्फ कब वैल्यू करते हो आप अपनी गुडविल को, जब आप बिजनेस बेच रहे हो, ये पॉइंट याद रखना। गुडविल का वैल्यू आप कब निकालते हो, जब आप बिजनेस बेच रहे हो। इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। अच्छा, गुडविल में हम लोगों के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल को इफेक्ट करते हैं। देखो, अगर किसी का बिजनेस बढ़िया लोकेशन पे है तो गुडविल जल्दी बनेगी। एफिशिएंसी, आप जितने एफिशिएंट हो अपने मैनेजमेंट में उतनी अच्छी आपकी गुडविल हो जाएगी। लॉन्गिविटी ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस कितने समय से चल रहा है, जितना ज्यादा समय हुआ होता है उसी प्रकार से गुडविल डेवलप हो जाती है। नेचर ऑफ गुड्स, आप क्या बेचते हो, किस तरीके की चीजें बेचते हो। रिस्क इन्वॉल्व, आपके बिजनेस में कैसा रिस्क है ना। ज्यादा रिस्की बिजनेस होगा तो उसमें प्रॉफिट लॉसेस ऊपर नीचे होंगे तो शायद गुडविल भी धीरे धीरे बने। अगर सेफ बिजनेस होगा तो गुडविल लॉन्ग टर्म तक जल्दी बनती है। कंपटीशन वगैरह, कैपिटल रिक्वायर्ड, ये सब। गुडविल कितने प्रकार की होती है आपको पता है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज आपने किसी का चला चलाया बिजनेस खरीद लिया, सेल्फ जनरेटेड आपकी खुद की अपनी गुडविल। ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। अच्छा, गुडविल की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, कितने मेथड्स हैं। हम लोग परचेज गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं, खुद की नहीं दिखाते। क्यों? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, याद रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंडियन AS 38। ओके। अच्छा, गुडविल का वैल्यूएशन कब करना पड़ता है, जब चेंज इन PSR हो, नया पार्टनर आए, पार्टनर रिटायर हो, फर्म बिक जाए या फिर अमेलगमेट हो जाए। कितने मेथड्स हैं जी आपको पता है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट में वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी आ जाता है। एवरेज प्रॉफिट वगैरह में गुडविल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, पता है ना। सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और कैपिटलाइजेशन में दो हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, ये पता होना चाहिए। और बस इसके अंदर नॉर्मल सी चीजें हैं और इसके अंदर हम लोग किसी भी थ्योरी पार्ट की बात नहीं करते। अब देख लेता हूं मैं एडमिशन में कितनी थ्योरी है सर। एडमिशन में भी कुछ खास थ्योरी नहीं है, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। एडमिशन में बात करूं अगर मैं, तो एक नया पार्टनर एडमिट होता है। नया पार्टनर जब भी एडमिट होगा, समटाइम्स अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। वो क्यों नीड पड़ती है उसकी भाई, अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए एक्सपेंशन करने के लिए, या फिर वो बहुत कॉम्पिटेंट है, एक्सपीरियंस्ड है, जो आपको मदद कर सकता है बिजनेस ग्रो करने में, या फिर आप अपनी फर्म की गुडविल और रेपुटेशन बढ़ाना चाहते हो एक रेप्यूटेड पर्सन को अपनी फर्म में लाके, है ना, या फिर आप अपने एक एम्प्लॉय को एनकरेज करना चाहते हो, उसको मालिक बना रहे हो आप, राइट। अच्छा, अब जब नया पार्टनर आएगा तो पुरानी डीड से काम नहीं चलेगा, नया पार्टनरशिप डीड बनेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है। सेक्शन कौन सा होता है नए पार्टनर के एडमिशन का, सेक्शन 31 सबसेक्शन 1। 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, a new partner can be admitted only with the consent of all the partners। याद रखना, सपोज 50 पार्टनर्स हैं और एक नहीं, 50 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। अगर सपोज 45 पार्टनर्स हैं और एक नया पार्टनर आना चाहता है 46, 43 एक तरफ है और दो कह रहे हैं कि नहीं हमें ये पसंद नहीं है इंसान, तो भी एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन कब होगा, ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। नए पार्टनर को क्या क्या राइट्स मिलते हैं, पहली बात वो फ्यूचर में आपके प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करेगा। दूसरी बात वो एसेट्स ऑफ द फर्म पे भी अपना अधिकार जमाएगा कि हाँ ठीक है मैं भी अब मालिक हूं। उसके बाद क्या क्या आपको एडमिशन में करना पड़ता है, न्यू रेशो निकालना आपको पता होना चाहिए, गुडविल का ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन, रिजर्व्स वगैरह और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि आपको पढ़ना नहीं है। गुडविल वगैरह तो तुम लोग को पता ही है। गुडविल के 3 केसेस होते हैं। पहला जब प्राइवेटली दे दे, नो एंट्री, कैश में लाए तो बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उसके बाद अगर वो नहीं ला पाता तो नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट PSR और एडमिशन का थ्योरी। ज्यादा थ्योरी मैंने आपको बताया ही था कहां से आने वाला है, ज्यादा थ्योरी आएगा आपका फंडामेंटल्स में से, तो इसमें ज्यादा थ्योरी का काम नहीं है। अच्छा जी, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर, फटाफट से आप रिवाइज कर पाओ। फंडामेंटल हो गया हमारा, PSR हो गया, अब चलते हैं शेयर्स की थ्योरी के ऊपर। ठीक है। रेशियोज के मैं तुम लोग को, रेशियोज में कुछ खास थ्योरी नहीं है, रेशियोज में बस फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, वन शॉट अभी कराता हूँ सारा रिवीजन।
और उसके साथ साथ फॉर्मूलाज के साथ साथ आप लोगों को एक इंक्रीज डिक्रीज नॉट ऑल्टर वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। चलो इशू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स की बात करें तो सबसे पहले कंपनी कौन है आपको पता होना चाहिए। कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी एक कैसा पर्सन है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जो लॉ के द्वारा बना है, हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कंपनी की अपनी एक अलग पहचान है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब लोग आते जाते रहेंगे लेकिन कंपनी चलता रहेगा, और कंपनी के सिग्नेचर को आप कॉमन सील बोलते हो, ठीक है। कंपनी के फीचर्स, सेपरेट लीगल एंटिटी, अपने नाम से किताबें खोलती है, अपने नाम से एग्रीमेंट कर सकती है, अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है। उसके बाद परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी चलती रहेगी, कभी भी बंद नहीं होगी किसी भी प्रकार से। लॉ से बनती है, लॉ से ही बंद होती है, मेंबर आते जाते रहते हैं, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। लायबिलिटी कैसी होती है जी, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इसके अंदर पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती थी। कॉमन सील, कॉमन सील हम सिग्नेचर ऑफ द कंपनी को बोलते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, क्या कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के अंडर हो सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग होता है कंपनी में, मतलब जो ओनर है वो शेयर होल्डर्स होते हैं और जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। कितने प्रकार की कंपनी हो सकती है? तो जी बेसिकली हमारे पास कंपनी जो है वो अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स। अनलिमिटेड कंपनी जिसमें सभी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड बाय गारंटी जिसमें जो लायबिलिटी है वो गारंटी पे डिपेंड करती है कि किसने कितनी गारंटी करी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसमें आप प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी को पढ़ते हो, ठीक है। तो बेसिकली 3 तरीके की कंपनीज, और प्राइवेट, पब्लिक और 1% कंपनी, ये हमारी इंपॉर्टेंट कंपनीज रहती हैं। सबसे पहले अनलिमिटेड की बात, जब लायबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं होता। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, बेसिकली जितनी गारंटी करी गई है उनके द्वारा उतनी ही उनकी लायबिलिटी होती है। लिमिटेड बाय शेयर्स में हमारे पास मेजर जो है वो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। प्राइवेट कौन सी होती है? प्राइवेट कंपनी इज द वन विच रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में पहली बात तो शेयर्स ट्रांसफर्स नहीं हो सकते। दूसरी बात, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 हो सकते हैं, यानी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 होते हैं, 2 से 200 एम्प्लॉइज होते हैं। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, जनता शेयर्स नहीं खरीदती प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में बस प्राइवेट इंडिविजुअल्स, आपके जानकार, बैंक्स, ये लोग शेयर्स खरीदते हैं। जनता, पब्लिक में आप शेयर ऑफर नहीं कर सकते, ठीक है जी। और अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ये कंपनी यूज करती है, याद रखना। नंबर ऑफ मेंबर 2 से 200, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 से 15। ये हमारी कौन सी कंपनी की बात हो रही है? प्राइवेट, नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी। मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख, ठीक है। पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो पब्लिक कंपनी वो है विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। लो जी, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड। उसके बाद इट कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक, जनता को ये शेयर इशू नहीं करती, ये कर सकती है। ट्रांसफर नहीं होते शेयर्स, यहाँ पे हो जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स इज नेसेसरी फॉर ऑल द प्राइवेट कंपनीज, आर्टिकल्स बनाना जरूरी होता है, यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। इसके बाद इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। मिनिमम 2 मैक्सिमम 15, मिनिमम 3 मैक्सिमम 15, ठीक है। अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी, अपने नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड लगाएगी। 1% कंपनी कौन सी होती है? ये कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें एक अकेला इंडिविजुअल भी खुद को एज अ कंपनी रजिस्टर कर सकता है। The act enables the formation of a new entity that is OPC. OPC means a private limited company. याद रखना OPC भी एक प्राइवेट कंपनी ही होती है with only 1 person as its member. क्या क्या रूल्स होते हैं जी? सिर्फ एक नेचुरल पर्सन जो कि एक इंडियन सिटीजन हो, नेचुरल मतलब हमारे आपके जैसे, नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन हो वो ही OPC में मेंबर बन सकता है। और रेजिडेंट का मतलब जो इंडिया में रहा हो फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज, कम से कम 182 दिन, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर, मतलब हमारे ये कैलेंडर ईयर से पिछले वाले में साल में कम से कम 182 डेज या उससे ज्यादा रहा होगा, उसी को हम रेजिडेंट बोलेंगे। 1 पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1 OPC, एक इंसान एक OPC ही बना सकता है। उसका जो पेड अप कैपिटल है, जो उसमें वो पैसा लगाएगा, इट शुड नॉट एक्सीड ₹50 लाख, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। OPC में जो पेड अप कैपिटल है 50 लाख एक्सीड नहीं करनी चाहिए। एवरेज एनुअल टर्नओवर उसकी जो पिछले 3 सालों की है, उसमें एवरेज जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हर साल मैक्सिमम 2 करोड़ का ये काम हो रहा हो। पर्पस का ऐसा कोई चक्कर नहीं है, याद रखना बस। OPC कैन नॉट बी फॉर्म फॉर अ चैरिटेबल पर्पस, चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बनता, सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए बनता है। क्या OPC अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है? जी हाँ। कितने टाइम के बाद? 2 साल के बाद, याद रखना 2 इयर्स के बाद OPC कन्वर्ट हो सकता है। ओके जी। अच्छा, बेनिफिट्स क्या होते हैं? OPC को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना होता, जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज को बनाना होता है, वो हम अभी सीखेंगे टर्म 2 में।
उसके बाद जो एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, हर साल एक मीटिंग बुलानी पड़ती है पब्लिक कंपनीज को, उसका नोटिस वगैरह, कोरम, ये सारे इसमें अप्लाई नहीं होते। मतलब जो बेसिक सारे रूल्स हैं प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज के, वो बहुत सारे रूल्स ओपीसी पे अप्लाई नहीं होते। शेयर्स की बात अगर हम कर दें तो कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशंस इज नोन एज शेयर। कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो तो उसको शेयर बोलते हैं। शेयर्स कैसे होते हैं जी? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफरेबल होती है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा इशू करे जाते हैं। शेयर्स ऑफ द कंपनी को गुड्स भी कंसिडर करा जाता है अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अच्छा जी, कितने प्रकार के शेयर होते हैं आपको पता ही है, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? जिनको दो तरीके का प्रेफरेंस होता है। पहला, उनको डिविडेंड मिलेगा फिक्स रेट पे इक्विटी से पहले। दूसरा, जब भी कंपनी बंद होगी तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी पहले उनका होगा, जितना भी पैसा उन्होंने लगाया पहले उनका पे बैक होगा। अच्छा जी, अब कितने प्रकार के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जी? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। बस मीनिंग याद रखना, क्यूमुलेटिव कौन सा होता है? जिस प्रेफरेंस शेयर में किसी पिछले साल में अगर कोई प्रॉफिट नहीं मिला है तो वो ऐड होके मिल जाए, उसको बोलते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव। जिसमें पिछले साल का कोई रुका हुआ प्रॉफिट ऐड होके ना मिले वो होता है नॉन क्यूमुलेटिव। पार्टिसिपेटिंग, जो साल के बीच में अगर कोई फर्दर सरप्लस होता है कंपनी को उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेटिंग। एक्स्ट्रा सरप्लस में जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो नॉन पार्टिसिपेटिंग। रिडीमेबल, जो रिडीम हो जाते हैं एक फिक्स टेन्योर के बाद, रिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल, जिनका रिडेम्पशन का टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, नॉन रिडीमेबल। जब कंपनी बंद होगी तब पेमेंट होगी। कन्वर्टेबल, जो कुछ टाइम के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए। नॉन कन्वर्टेबल, जो कन्वर्ट ना हो। ठीक है जी, उसके बाद ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है फिक्स रेट पे, इक्विटी का ऊपर नीचे होता है, प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है। एरियर्स ऑफ डिविडेंड एक्यूमुलेट हो सकता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में उधर नहीं हो सकता। इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट्स नहीं होते। बस कुछ इस तरीके के पॉइंट्स हैं। शेयर कैपिटल, सर शेयर कैपिटल का मतलब जितनी भी कैपिटल रेज करी जाएगी जनता के द्वारा उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। कितने टाइप की होती है शेयर कैपिटल? ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? वो कैपिटल जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गिवन होता है कि हाँ ठीक है कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इतना पैसा रेज करेगी, उसको हम ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। इशूड, जो पब्लिक में एक्चुअली इशू करी गई है, जितने के शेयर इशू करे हैं पब्लिक को, वो होता है इशूड। उसमें से जनता ने जितने शेयर खरीद लिए वो होता है सब्सक्राइब्ड, है ना। इशूड के बाद जितने जनता ने खरीद लिए वो सब्सक्राइब्ड। अब जितने खरीदे थे अगर सारा पैसा दे दिया तो उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। सारा पैसा नहीं दिया तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। अच्छा जी, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? कंपनी जितना पैसा मांग रही है, सपोज शेयर 10 रुपए का है, कंपनी ने अभी 8 रुपए ही मांगे हैं, 2 रुपए नहीं मांगे, तो कॉल्ड अप हो गया 8, 2 रुपीज हो गया अनकॉल्ड। ठीक है, पेड अप, वो जो 8 रुपए मांगे हैं उसमें से कितना मिल गया वो पेड अप होता है। अगर सारा मिल गया तो फुली पेड बोल देते हैं हम उसको। ठीक है जी। रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख के चलना। रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है? पहली बात, वो कैपिटल जो कंपनी जनरली कॉल ही नहीं करती है। कंपनी अपना एक कैपिटल है, सपोज कोई कंपनी है वो बोल रही है कि 10 रुपए है, 10 में से 9 ही कॉल करेंगे, 1 रुपया कॉल नहीं करेंगे जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो रही। वाइंड अप के टाइम पे हम लोग कॉल कर लेंगे, अदरवाइज हमें पैसे की अभी जरूरत नहीं है। कंपनी अपनी लाइफ टाइम में वो पैसा कॉल नहीं करती, वो पैसा बचा के रख लेती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रिजर्व कैपिटल। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? जितने भी कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं वो जिस रिजर्व में ट्रांसफर होते हैं उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी। रिजर्व कैपिटल, दैट पोर्शन ऑफ नॉमिनल कैपिटल और अनकॉल्ड शेयर कैपिटल which shall not be called up except the event of winding up. Capital reserve is that reserve which is created out of capital profits. It is not necessary, reserve capital create करना necessary नहीं है, वो जरूरी है। कैपिटल प्रॉफिट होगा तो वहीं जाएगा, इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, इसके लिए कोई रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ, और वहां क्या लिखा हुआ है? वो अमाउंट जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। तो फालतू के पॉइंट्स है, ये बैलेंस शीट में शो नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बैलेंस शीट में शो नहीं होता, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो होता है। ये सिर्फ वाइंड अप के टाइम पे यूज हो सकता है जब कंपनी बंद हो रही हो, और उसको तो कंपनी कैपिटल लॉसेस वगैरह के लिए यूज कर सकती है। इशू ऑफ शेयर्स, अगर इशू ऑफ शेयर्स कुछ सेलेक्टेड क्लाइंट्स को दिए गए हैं, कुछ कंपनीज को दे दिए गए, मतलब हमने जनता में पैसा ना रेज करके कुछ सेलेक्टिव लोगों से पैसा रेज कर लिया, उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 42 a company may issue shares on private placement basis. Sometimes the promoters are confident of raising capital through private sources and contacts. तो वो फिर पब्लिक में ना इशू करके प्राइवेट अपने कॉन्टैक्ट से ही पैसा रेज कर लेते हैं। ठीक है, लॉक इन पीरियड कितना होता है? 3 साल। जिन्होंने लगा दिया उनका पैसा लॉक हो जाएगा 3 साल के लिए, वो उससे पहले निकाल नहीं सकते।
स्वेट इक्विटी शेयर्स, याद रखना स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं। अ कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स, सेक्शन की जरूरत नहीं है। स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस इक्विटी शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स। अपने एम्प्लॉइज या फिर डायरेक्टर्स को सस्ते में ये शेयर्स दिए जाते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उन्हें थोड़े राइट्स देने के लिए, थोड़े खुश करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उन्हें स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं। ये जो शेयर्स हैं इनको भी बेचा नहीं जा सकता 3 साल के अंदर से, 3 साल से पहले, तो लॉक इन पीरियड इसमें भी 3 साल होता है। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या है जी, जिसके अंदर कंपनी शेयर्स ऑफर करती है अपने एम्प्लॉइज को एक स्कीम के अंडर, जिस स्कीम को बोलते हैं एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा जाता है जनरल मीटिंग में और वहां पे ये एम्प्लॉइज को दिया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, द एम्प्लॉइज मे और मे नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, उनकी इच्छा है, अगर लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसमें लॉक इन पीरियड 1 साल, बेच नहीं सकते 1 साल से पहले। ठीक है जी। कंडीशन का कोई जरूरत नहीं है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक सब्सक्रिप्शन आपको पता होना चाहिए कि जब जनता से पैसा रेज करा जाता है तो उसको पब्लिक सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। कंपनी पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल्स, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें और कुछ खास नहीं लिखा हुआ। अच्छा जी, ये पॉइंट बढ़िया है। द अमाउंट टू बी कॉल्ड अप ईदर ऑन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट और एनी वन कॉल शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल क्वांटम ऑफ द इशू। जब भी आप कोई एप्लीकेशन या अलॉटमेंट रेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो उसका जो अमाउंट है वो टोटल क्वांटिटी से 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो अमाउंट है वो मैक्सिमम 25% तक जा सकता है। अमाउंट ऑन शेयर्स शुड बी फुली कॉल्ड अप विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। जिस डेट पे आपने शेयर अलॉट करे हैं उसके 12 महीने के अंदर अंदर आपको सारे पैसे ले लेने हैं, यानी 1 साल से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगाना। अगर आपको 2 कॉल्स करनी है तो 2 कॉल्स के बीच में कम से कम 1 महीने का समय होना जरूरी है और कम से कम 14 डेज नोटिस आपको देना पड़ेगा शेयर होल्डर को कि हाँ ठीक है अब आप अपने शेयर का पैसा दे दो। कॉल्स मस्ट बी मेड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस पे करनी है और सेम क्लास ऑफ शेयर पे करनी है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम कितना होना चाहिए, कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट, इट इज डिफाइंड अंडर सेबी गाइडलाइंस। सेबी ने डिफाइन करा है कि कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। अभी शेयर का 1 शॉट डाला था, उसमें भी मैंने ये चीज सिखाई थी। ठीक है जी। अच्छा, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम कितने दिन में आ जाना चाहिए, 30 डेज के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। अगर कंपनी को वो नहीं मिलता तो कंपनी को जितना भी पैसा मिला है, सपोज 100 शेयर इशू करे तो कम से कम 90 बिकने चाहिए, 90 बिकने चाहिए। अगर वो नहीं बिकते, सपोज 80 बिकते हैं, तो उनका सबका पैसा वापस करना है विद इन 15 डेज। और अगर वो नहीं पे कर पाते, 15 दिन से ज्यादा लगता है, तो उसके बाद जितना भी टाइम लगेगा उस पे कंपनी 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करेगी। ठीक है, याद रखना। अच्छा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो राइट ऑफ कर लेने हैं उसी साल में जिस साल इनकर्ड हो रहे हैं। और इसके बाद सबसे पहले जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, जो कंपनी बनाने से पहले के खर्चे होते हैं, वो खर्चे आप कहाँ से राइट ऑफ करोगे? सबसे पहले तो आप लोग करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L में से। ठीक है जी। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वर्सेस सिक्योरिटी प्रीमियम एक ही बात है, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। ये पॉइंट्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो? तो 5 चीजें। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मतलब क्या? वो जो कंपनी ने एक्स्ट्रा पैसा लिया था, कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो आप इसको? सबसे पहले फॉर राइटिंग, ये राइटिंग है, राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में यूज कर सकते हो, जो आपकी कंपनी बनाने से पहले खर्चे आए हैं वहां पे इस पैसे को यूज कर लो। फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, कमीशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स या डिबेंचर इशू करते टाइम जो भी डिस्काउंट दिए हैं, लॉस हुए हैं, वहां पे यूज कर सकते हो। बोनस शेयर्स के लिए यूज कर सकते हो, अगर आपने कुछ बोनस शेयर्स देने हैं, सस्ते में शेयर्स देने हैं, उसमें यूज कर सकते हो। फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, जब भी आप प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर का रिडेम्पशन करोगे वहां पे इसको यूज कर सकते हो। या फिर अपने ही शेयर बायबैक अगर आपको करने हो, यानी अपने ही शेयर खरीदने हो, तो वहां पे भी आप इस पैसे को यूज कर सकते हो। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है? जब एक शेयर होल्डर पैसा नहीं देता टाइम पे तो उसको कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं। वो जितना लेट देगा उस पर आपको पता होना चाहिए, उसको 10% पर एनम का इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ता है कि अगर लेट दोगे तो 10% के इंटरेस्ट के साथ पे करोगे। और अगर कोई शेयर होल्डर पहले ही पैसा दे दे उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। उस पर कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करती है, दैट विल बी 12% पर एनम। तो एरियर पे शेयर होल्डर 10% पे करेगा और एडवांस पे कंपनी पे करेगी आपको 12% के हिसाब से। तो दिस वाज ऑल अबाउट शेयर्स का थियरी। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता और ना मैं ये चाहता कि आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाओ, तो फटाफट से क्विकली हमने सारे चैप्टर्स की थ्योरी कर ली है। अब बची है जी शेयर्स की थ्योरी, सॉरी शेयर्स तो हो गया, रेशोज और हमारे पास बाकी तो सब हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट तो मैंने पूरी कराई हुई है। रेशोज में सिर्फ फॉर्मूलाज है, वो मैं अलग से कराऊंगा। अब बचता है मेरे पास एक चैप्टर
जिसमें मुझे आपको ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस बताने थे बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला, तो वो भी मैं आपको फटाफट से करा देता हूँ। हम लोग का बचा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है जी, वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारा बता दिया था, किस तरीके से हम ट्रेंड्स वगैरह चेक करते हैं, और इसके बाद ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। एक एक्सटर्नल एनालिसिस होता है जिसके अंदर जो आउटसाइडर्स हैं वो एनालिसिस करते हैं, इंटरनल जो अंदर के लोग एनालिसिस करते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल को डायनामिक बोलते हैं, वर्टिकल को स्टैटिक बोलते हैं। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके चलना, पढ़ के चलना, मैंने पहले कराया हुआ है। हॉरिजॉन्टल में हम 2 या 2 से ज़्यादा सालों का टाइम पीरियड लेके काम करते हैं, वर्टिकल में एक ही अकाउंटिंग पीरियड का काम करते हो। हॉरिजॉन्टल में सेम आइटम्स की स्टडी करते हो, वर्टिकल में अलग अलग आइटम्स की स्टडी करते हो। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इंट्रा फर्म, इंटर फर्म, मुझे आपको मेजर यहाँ से पढ़ाना है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद क्या यूजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंस हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। तो ये और करते हैं और हमारा सारा का सारा कार्यक्रम हो जाएगा खत्म। तो ऑब्जेक्टिव्स के साथ शुरू करते हैं यार। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, हम लोग एनालिसिस करते ही क्यों हैं, व्हाई वी एनालाइज, क्यों हमने रेशियोज बनाए हैं, क्यों कंपैरेटिव बनाना पड़ता है, क्यों कॉमन साइज बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट में 2 साल के फिगर्स क्यों दिए होते हैं। तो सबसे पहली चीज हम एनालिसिस करते हैं टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी या फिर प्रॉफिटेबिलिटी। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरी अर्निंग कैपेसिटी कैसी है और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कि यार मैं कमा भी अच्छा रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो एनालिसिस से मुझे आइडिया हो जाता है। नंबर 2, टू मेजर सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब होता है आपकी पेमेंट कैपेसिटी या पेइंग कैपेसिटी, कि आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ठीक से पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। वो चेक करने के लिए, आपकी पोजीशन देखने के लिए, कैश अवेलेबिलिटी कितनी है, कितने आपके क्रेडिटर्स हैं, कितने डेटर्स हैं, मतलब कितने लोगों को पैसा देना है, कितना लेना है, मेरी पेइंग कैपेसिटी क्या है, इन्वेंटरी कितना है, ये सब चेक करने के लिए। आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, कितने एसेट्स बने, कितनी लायबिलिटीज बनी, पिछले साल क्या था, इस साल क्या था, इसीलिए। नंबर 4, टू मेक अ कंपैरेटिव स्टडी सो दैट आप कंपेयर कर पाओ अपनी फर्म को अदर फर्म्स के साथ। आपकी फर्म ये है और दूसरी फर्म्स कौन सी हैं, कंपैरिजन कर पाओ, इसीलिए हम करते हैं। टू मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। आपको ये भी देखना है कि आप कितना इंटरेस्ट दे पाओगे भी या नहीं दे पाओगे अपने डिविडेंड, जो डिवेंचर होल्डर हैं उनको, और जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड भी दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, प्रॉफिट्स हैं या नहीं है, इसीलिए एनालिसिस जरूरी है। इसके बाद ट्रेंड क्या चल रहा है बिजनेस में, आपके प्रॉफिट्स ऐसे आ रहे हैं क्या, 1000, 2000, 3000, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, या ऐसे आ रहे हैं 3000, 2000, 1000, तो गिरता जा रहा है। तो ट्रेंड भी देखना जरूरी होता है। आपकी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी इससे पता लग जाती है। अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, तो एफिशिएंसी अच्छी है आपके मैनेजमेंट की, है ना। और यूजफुल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को भी मिल जाती है कि यार देखो इतना पैसा कमा रहे हैं, इतनी सेल्स हैं, इतने एक्सपेंसेस हैं, इतने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इतने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को मिल जाती है। ये सभी पर्पस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारी फाइनेंशियल एनालिसिस के। इसके बाद यूजेस क्या होते हैं, कौन कौन लोग यूज करते हैं या किस तरीके से यूज करते हैं, ये सभी चीजें यूज होती हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। मुझे अगर कहीं पैसा लगाना है तो कितना कैश अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबिलिटी है यहाँ पर। क्रेडिट डिसीजंस के लिए कि मुझे कितना लोन मिल सकता है, मेरी क्या क्रेडिट वर्दीनेस है। उसके अलावा डिविडेंड डिसीजन के लिए कितना डिविडेंड बांटना है शेयर होल्डर को, कितना नहीं देना। देन ट्रेंड देखने के लिए आपको बताइए, और भी बहुत सारे डिसीजंस के लिए यूज होता है। इंपॉर्टेंस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंस, क्यों इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना, क्यों लोग करते हैं एनालिसिस। सबसे पहली चीज, मैनेजमेंट क्यों करता है। देखो यार, मैनेजमेंट तो अपनी परफॉर्मेंस चेक करना चाहता है कि हम ठीक से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके मैनेजमेंट को उनकी एफिशिएंसी के बारे में पता लग जाता है कि हमने जितने भी डिसीजंस लिए हैं वो अच्छे लिए हैं या खराब लिए, पिछले साल के कंपैरेटिवली प्रॉफिट बढ़ गए या कम हो गए, ये सारी चीजें। सिग्निफिकेंट फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर्स के लिए इसीलिए क्योंकि वो आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो वो तो सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हो, कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, कमा रहे हो तो कितना कमा रहे हो। भाई उन्होंने तो पैसा लगाया आपकी कंपनी में, तो अगर उन्हें ही नहीं पता होगा तो फिर कैसे मजा होगा, वो और कैसे पैसा लगाएंगे आपकी कंपनी में, है ना। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस फॉर क्रेडिटर। क्रेडिटर
क्यों चेक करना चाहते हैं क्रेडिटर, वो है जिनका आपने पैसा देना है। अब उन्हें तो सबसे ज़्यादा डर लग रहा होता है कि भाई पता नहीं मेरा पैसा देंगे भी या नहीं देंगे, अगर कमाएंगे तभी तो देंगे, तो क्रेडिटर भी चेक करके रखते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर शॉर्ट टर्म पोजीशन चेक करते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट चेक करता है कि क्या लीगल कंप्लायंसेस पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या लीगल तरीके से अकाउंट्स बन रहे हैं या नहीं बन रही है, इसके अंदर कोई कमियां तो नहीं है, जीएसटी प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वही बैंक्स की बात करो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करो, उन्होंने हमें लोन देना है तो हमारी स्टेटमेंट चेक करके तो लोन देंगे कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेसेस क्या है, कितना कमाते हैं, लोन दे या ना दे, है ना। एम्प्लॉइज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, एम्प्लॉइज के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एम्प्लॉइज ये देखना चाहते हैं कि अगर कमाएंगे तो हमें बोनस मिल सकता है, हमारा प्रमोशन के चांसेस हैं, तो एम्प्लॉइज इसीलिए चेक करते हैं। देन स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज ये चेक करती हैं कि सब कुछ प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई ऐसा कोई चांस तो नहीं है कि कंपनी कोई गलत पॉलिसी तो फॉलो नहीं कर रही, इन्वेस्टर से कुछ छुपा तो नहीं रही, जनता से कुछ छुपा तो नहीं रही, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, इसीलिए। और टैक्सेशन अथॉरिटीज बस ये चेक करते हैं कि टैक्सेस टाइम पे होंगे या नहीं होंगे, जितना इन्होंने इनकम दिखाया है कि एक्चुअल में वही है या नहीं है, इन सारी चीज़ों के लिए। रिसर्चर्स के लिए, रिसर्चर्स रिसर्च करके चलते हैं, कंपनीज के ऊपर अलग अलग आर्टिकल्स छापते हैं, कंपैरिजन बनाते हैं, इसीलिए। और अदर पार्टीज तो आपको पता ही है, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं वैसे ही करंट अफेयर्स के लिए, चेक करने के लिए, बिजनेस न्यूज़ के लिए, ये सारी चीज़ें। क्या लिमिटेशंस हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं? सबसे पहले जितनी फाइनेंशियल एनालिसिस होती हैं वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बेस्ड होती हैं। जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो किसकी होगी? स्टेटमेंट्स की। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितनी भी कमियां हैं वो सभी कमियां आ जाती हैं फाइनेंशियल एनालिसिस में भी। तो जितनी स्टेटमेंट्स की कमियां होती हैं, जैसे विंडो ड्रेसिंग, उसमें मैनिपुलेशंस होते हैं, कुछ अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन अगर होगा तो वही चीज़ें आपको एनालिसिस में भी दिख रही होगी। सपोज सेल आपने गलती से ज़्यादा दिखा दी तो प्रॉफिट्स भी ज़्यादा आ रहे होंगे, तो वही एनालिसिस पे भी ज़्यादा दिख रहा होगा, है ना। तो ये सारी कमियां रहती हैं। विंडो ड्रेसिंग, कई बार मैनिपुलेशंस हो जाती हैं। सपोज आपको लोन वोन लेना है तो आप अपनी सेल को ओवर दिखा रहे हो, ज़्यादा दिखा रहे हो उस तरीके में, क्योंकि बना तो इंसान ही रहा है, वो उसके अंदर मैनिपुलेशन कर पाता है काफ़ी आसानी से। उसके बाद इट डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन प्राइस लेवल। कई बार क्या होता है कि सपोज मैं बात करता हूँ कि आपने 100 यूनिट सेल करी थी पिछले साल 10 रुपये के हिसाब से, तो 1000 रुपीज़ की सेल्स दिख रही थी। बेची आपने इस साल भी 100, बट प्राइस बढ़ चुका है, 15 हो चुका है। प्रॉफिट नहीं बढ़ा आपका, सिर्फ प्राइस बढ़ा, क्योंकि हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तो अब आपकी सेल 1500 की दिख रही होगी, बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो आप पहले भी 100 यूनिट्स ही बेच रहे थे, अब भी आप 100 यूनिट्स ही बेच रहे हो। अरे भाई, पहले भी 100 बेच रहा था, अब भी 100 बेच रहा हूँ, तो मैं तो वहीं पे स्टैंड कर रहा हूँ। बट मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेगा नहीं, पिछले साल सेल 1000 थी, इस साल 1500, आप ग्रो कर रहे हो। नहीं यार, ये सिर्फ किसकी वजह से हुआ है? प्राइस लेवल की वजह से, और ये इग्नोर कर देता है, इट डू नॉट रिफ्लेक्ट दैट। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर लेते हैं कई बार लोग कि इस साल ये कर लिया, अगले साल इस साल डेप लगा दिया एसएलएम से, अगले साल डब्ल्यूडीबी से लगा दिया। इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते टाइम ऐसी पॉलिसीज ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो वो भी लिमिटेशंस होती हैं कि प्रॉपर पॉलिसीज लगातार फॉलो नहीं करते लोग। इसके बाद पर्सनल एबिलिटी पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपका अकाउंटेंट जो एनालिस्ट है जो एनालाइज कर रहा है चीज़ें, वो कितना कैपेबल है। अगर एक अच्छा एनालिस्ट होगा तो छोटी से छोटी चीज़ भी पकड़ लेगा, खराब होगा तो बहुत बड़ा, उसके अंदर फ्रॉड भी होगा तो वो भी नहीं पकड़ पाएगा। तो पर्सनल कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। फोरकास्टिंग बहुत मुश्किल होती है इससे, क्योंकि अकाउंटिंग होती है पास्ट फिगर्स पे होती है, हिस्ट्री पे होती है, और आप पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर को कैसे डिफाइन कर सकते हो, है ना। अगर मैं 10th में अच्छा पढ़ता था, अब रोज समय बदलता है, सारी चीजें, तो जरूरी थोड़ा ना कि मैं 12th में ही बढ़िया ही पढ़ रहा हूँ। अगर मेरे 12th में अच्छे नंबर आ जाएंगे तो इट इज नॉट नेसेसरी कि फ्यूचर में भी अच्छे ही नंबर आएंगे, मैं भटक भी सकता हूँ, है ना। उसके बाद लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं होता, क्योंकि अकाउंटिंग होती ही क्वांटिटेटिव है, सिर्फ क्वांटिटी को रिफ्लेक्ट करता है, क्वालिटीज को नहीं करता। मेरे मैनेजमेंट में एम्प्लॉइज के आपस में कैसे रिलेशन है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के कैसे रिलेशन है, ये सब तो दिखाता ही नहीं है ना। इसके बाद लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल ईयर एनालिसिस, मतलब आप अकाउंटिंग की बुक्स को बस एक लिमिटेड हद तक यूज कर सकते हो, 1 या 2 सालों की होती है, उससे ज्यादा आप यूज नहीं कर पाओगे। तो ये एक छोटी सी चीजें थी, मैंने आपको पहले ही बोला था एग्जाम से पहले दिन करा दूंगा, बस इसका रीडिंग ले लेना। बाकी इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला डिफरेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो देख के जाना। तो ये सब लिमिटेशंस होगी गाइस। इसके बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंस देख लिया, इंपॉर्टेंस से पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और इसी के साथ हमारा सारा थ्योरी भी कंप्लीट हो जाता है।